Hello friends, I am Sailendra. Hindi is my mother tongue. Naturally, this is my first love. But at the same time, I love learning the nuances of English language also. Through this video, I am going to share my learning experience with you. So let us embark on this journey and enjoy the experience of being together. Okay, so let us first know how English is a tricky language. English, not according to me, according to Margaret Morris also, is really a tricky language. Tricky because there are 26 letters only, but there are 44 sounds. The same letter being pronounced differently in different words. That is why it's a tricky language. Secondly, some words are very difficult to pronounce and some words are very difficult to spell. So we are going to learn those words also. And without any beating about the bush, let us come to the point. So I have used the word beating about the bush. Beating about the bush. Later on I will explain the meaning of this idiom, this phrase, beating about the bush. So without any beating about the bush, बिना इधर उधर की बातें किए, let us come to the point. How rich is your vocabulary is not as important as whether you listen to the people speaking good English or not, whether you read books and magazines or not, and whether you yourself try to practice speaking English or not. I have read a book of grammar written by N.K. Agrawal sir. He clearly says in one place that English is all about learning imitation and repetition of correct expression. English is all about learning imitation and repetition of correct expressions rather than memorizing the rules of grammar. So let us learn some words. Before that, I would like to say I have just improvised a poem of Saint Kabir. I do not mean to undermine the importance of grammar. मैं ग्रामर के महत्व को आपको कम करके नहीं बता रहा हूँ, बट ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. ग्रामर के साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है. तो मैंने थोड़ा बदल दिया है उनके पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ को. ग्रामर पढ़ी पढ़ी जगमुआ, ग्रामर पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, बोल बोल कर सुन सुन कर पढ़े सो पंडित होए. सो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि बोलना ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है. अब आइए हम देखते हैं कि कैसे इंग्लिश एक ट्रिकी लैंग्वेज है. हमने अभी देखा कि एक ही लेटर अलग अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं लोग. जैसे यही यू जो है, यही यू यहाँ पर पुट हो जाता है और यही यू यहाँ पर बट हो जाता है. इसी तरह से आगे हम एक शब्द लेते हैं, वो है प्लम्बर, जिसे हम लिखते हैं PLUMBER. इसमें बी साइलेंट हो जाता है, इसमें हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं. लेकिन यही हम सामने लिखते हैं
तो इसको हम प्लमर की तरह फ्लमर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम बजाबता फ्लम्बर पढ़ते हैं। और स्लम्बर का अर्थ होता है नींद, फ्लम्बर का अर्थ होता है झपकी, नींद। अब आप देख रहे हैं कि एक जगह, जबकि बाकी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, एक जगह हमने बी को प्रोनाउंस किया, एक जगह बी को हमने छोड़ दिया, एक जगह प्रोनाउंस किया। इस तरह से आइए हम कुछ और इंटरेस्टिंग शब्द को लेते हैं। जैसे एक वर्ड हमने लिया बुक। अब यही बुक जो है डिफरेंट मीनिंग बना देगा, थोड़ा सा इसमें अलग कोई वर्ड अगर हम जोड़ते जाएं तो इसका मीनिंग बदलता चला जाएगा। जैसे कुक द बुक, कुक का मतलब होता है पकाना, तो थोड़ा आपको क्लियर भी लग रहा है कि यह एक ईडियम है, यह एक ईडियम है। कुक द बुक का मतलब होता है कि हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी कर देना। कुक द बुक, COOK, कुक द बुक। द अकाउंटेंट कुक द बुक, अकाउंटेंट ने हिसाब किताब में कुछ लेखा जोखा में गड़बड़ी कर दी, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज पनिश्ड। क्लियर। हम अगला शब्द अब एक लेते हैं। इसी बुक में हमने दूसरे एक शब्द को जोड़ दिया। पहले था कुक द बुक, अब हम इसको लिखते हैं हिट द बुक। लिटरली अगर देखें तो हिट का मतलब होता है मारना, लेकिन हिट द बुक का मतलब क्या हुआ? हिट द बुक मीन्स गोइंग टू स्टार्ट स्टडी। ओके, हम पढ़ाई करने अब जा रहे हैं और मन लगा करके पढ़ने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू डिवोट माई सेल्फ टू स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड हिटिंग द बुक। ओके, सो माता पिता अब कहते हैं कि नाउ आपने काफ़ी अब खेल लिया, नाउ इट इज़ टाइम टू हिट द बुक। अब पढ़ाई में मन लगा दीजिए। ओके, अब एक इसी तरह से हम इस बुक से ही दूसरा वर्ड बनाते हैं, दूसरा इडियम एक बनाते हैं, बुक स्मार्ट। बुक स्मार्ट, स्मार्ट को हम इधर लिखते हैं। ओके, बुक स्मार्ट। अपरेंटली तो आपको लग रहा होगा देखने से कि किसी की बड़ाई की जा रही है। बुक स्मार्ट कहना किसी को, ये उसकी बड़ाई नहीं है। बुक स्मार्ट किसी को अगर हम कह रहे हैं, सॉरी, बुक स्मार्ट कहने से मेरा तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसके लिए बुक स्मार्ट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वह किताबों की दुनिया में ही रहता है, उसको वास्तविक दुनिया से विशेष मतलब नहीं है और उसमें कॉमन सेंस का भी अभाव है। ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल किताबी दुनिया से मतलब रखते हैं लेकिन दे आर डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, उनमें अगर कॉमन सेंस की कमी है उस तरह से सामाजिक दायरे में अगर देखा जाए, सामाजिक मामले में, तो वो काफ़ी स्मार्ट नहीं है, केवल बुक को लेकर के वे स्मार्ट हैं। अब इसको कहते हैं कि आपने लगता है कि आपने उसकी बड़ाई की, लेकिन दरअसल यह बड़ाई नहीं है। इसको हम बाद में कवर करेंगे कि अंग्रेजी की जो विधा है कि किसी अच्छे चीज़ को ख़राब लहजे में कहना, ख़राब चीज़ को अच्छे लहजे में कहना, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। आइए अब हम कुछ मज़ेदार शब्दों को लेते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स प्रायः कंफ्यूज करते हैं और ये शब्द मुझे भी बार बार परेशान करते हैं। वे शब्द हैं, आपने सुना भी होगा, एमिग्रांट, EMIGRANT। You may also look up this word in your dictionary in case any error creeps in। ठीक है, अगर कोई एरर हो जाता है, मान लिया खुदा न खास्ता है स्पेलिंग में, तो यू में चेक। ओके, सो एमिग्रांट और दूसरा शब्द इससे हम मिलता जुलता लेते हैं, एमिग्रांट वर्सेस इमिग्रांट।
IMMIGRANT। लगता है कि दोनों शब्द साउंड में काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन देयर इज ए सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग्स। अब एमिग्रांट का मतलब हुआ, अगर मान लिया कि कुछ लोग रसा से निकलकर दूसरे देश में जा रहे हैं, मान लिया रसा से निकलकर वो जा रहे हैं फ़दा के लिए, बसने के लिए USA में, तो वे लोग रसा के लिए एमिग्रांट हो जाएंगे। एमिग्रांट में आप याद रखिए फ्रॉम लगा दीजिए, एमिग्रांट फ्रॉम रसा, ओके, एमिग्रांट फ्रॉम रसा। और इमिग्रांट में जिस देश में लोग आ रहे हैं, जिस जगह पर लोग आ रहे हैं, वहाँ टू लगा दीजिए। तो एमिग्रांट फ्रॉम रसा और इमिग्रांट टू USA। अब मैं आशा करता हूँ कि इस शब्द का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। एमिग्रांट फ्रॉम रसा और इमिग्रांट टू USA। अगला एक शब्द लेते हैं, यह भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी यह शब्द भी परेशान करता है। इसको भी हम लोग देखें, बोरो और लेंड। बोरो और लेंड में उधार लेने देने का फ़र्क है। कई बार बोरो के लिए लोग लेंड का इस्तेमाल कर बैठते हैं और लेंड के लिए बोरो का इस्तेमाल कर बैठते हैं। तो बोरो का मतलब होता है किसी से उधार मांगना, किसी से कर्ज मांगना। जैसे कोई देश या कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो उसको हम कहते हैं कि हम बोरो कर रहे हैं। कभी कभी खेल में भी आप कुछ प्लेयर्स को बोरो करते हैं, ओके। लेकिन लेंड का मतलब होता है उधार देना। कैन यू लेंड मी सम रुपीस, ओके, आई एम हार्ड अप नाउ ए डेज, कैन यू सेंड मी सम रुपीस। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को लिख रहा है कि भाई आप क्या कुछ पैसा, लेकिन पेरेंट्स तो लेंड नहीं करते हैं, प्रायः अपने दोस्तों से आप उधार मांगते हैं, ओके। आप जब किसी से उधार मांगते हैं तो कहते हैं कि कैन यू लेंड मी, या वुड यू प्लीज़ लेंड मी 100 रुपीज़। तो इसे कहते हैं बोरो और लेंड का मीनिंग हुआ, बोरो मीन्स उधार मांगना, बोरो मीन्स उधार मांगना, उधार मांगना या लेना। और लेंड का मतलब हुआ LEND, उधार देना। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। आइए एक शब्द हम लेते हैं पोटैटो, और दूसरा शब्द हम लेते हैं एग। पोटैटो एंड एग से हम कुछ शब्दों को बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे उनका मीनिंग बदलता है। पोटैटो लिटरली इज़ आलू, जो आप सब कोई खाना पसंद करते हैं, खाते हैं। लेकिन अगर हमने पोटैटो में हॉट लगा दिया तो यह हो जाता है हॉट पोटैटो। अब हॉट पोटैटो क्या है? कश्मीर इशू एक हॉट पोटैटो है। आप एक गर्म आलू को अपने हाथों में ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से जब कोई ऐसा मुद्दा होता है, कोई ऐसा इशू होता है जिसको आप बहुत छटपटा कर ही थोड़ी देर संभाल सकते हैं, तो आप कहते हैं कि यह हॉट पोटैटो है। हॉट पोटैटो का मतलब कोई प्रॉब्लम इस तरह का जिसको संभालना कठिन है, ओके, हॉट पोटैटो। और दूसरा शब्द हम लेते हैं, हम यहाँ पहले लिखते हैं एग। एग मीन्स अंडा। लेकिन इस एग में अगर हम एक शब्द जोड़ देते हैं, एक वर्ड जोड़ देते हैं बैड, तो यह हो जाता है बैड एग। बैड एग का मतलब होता है बहुत आसान अर्थ। आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, एकदम बेकार हो, असार हो, तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं है, तो आप कह सकते हैं यू आर अ बैड एग। बैड एग का मतलब वर्थलेस पर्सन, बेकार आदमी, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आइए हम 2-3 शब्दों पर विचार करते हैं जो सामान की खरीदारी में
हम प्रायः यूज़ करते हैं। एक शब्द है क्विबल, QUIBBLE, क्विबल। क्विबल का मतलब होता है मोल जोल करना, लेकिन इस तरह से करना जैसे छोटे छोटे चीज़ पर आप मोल जोल कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ पर आप जो है नाक चिढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों पर आप बतंगर बना रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों का। तो अब जैसे हम कह सकते हैं कि लेट अस नॉट क्विबल ओवर ए स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों पर हमको ज़्यादा वो क्विबलिंग नहीं करना चाहिए। इस तरह से बाज़ार में भी आप जा कर के कुछ खरीद रहे हैं और 50 पैसा 1 रुपया छुड़ाने के लिए आप जब एक तरह से आर्गूमेंट में अपने आप को इंगेज करते हैं दुकानदार के साथ, तो उसको कह सकते हैं भाई स्टॉप क्विबलिंग, क्विबलिंग क्यों कर रहे हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को छोटे इशू पर कोई उसका बात का बतंगड़ बनाना या फिर मोल जोल को जो है ना बहुत पेटी तरीके से करना। इसी तरह से इस क्विबल से मिलता जुलता एक शब्द है, क्योंकि खरीदारी की बात हो रही है तो दूसरा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं HAGGLE, हैगल। हैगल, HAGGLE। ओके, तो यू मस्ट हैगल इफ़ यू आर गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट। ओके, और आप थोड़ा इसमें मोल जोल कर सकते हैं। तो हैगल का मतलब होता है मोल जोल करना। दोनों का अर्थ एक तरह से मोल जोल करना हुआ, लेकिन क्विबल जो है उसमें आप छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा वो करते हैं, चिढ़ते हैं। लेकिन हैगल थोड़ा हेल्दी भी हो सकता है, बहुत ख़राब नहीं माना जाता है। हैगल मीन्स एक तरह से मोल जोल करना। ओके, अब हम एक अच्छा वर्ड देखें जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन प्रायः होता है लोगों को। आपने सुना होगा जब हम सुनी सुनाई बातों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, अंग्रेजी में कैसे कहें, तो भाई ये सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं या यह एक सुनी सुनाई बात है, यह एक सुनी सुनाई बात है। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक शब्द का हियर से, HEARSAY, हियर से। लेकिन इससे मिलता जुलता एक वर्ड जिससे कभी कभी आप कंफ्यूज करते हैं, दैट इज़ HERESY, हेरेसी। हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। ये जस्ट एक हियर से है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एक रूमर भी हो, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन हेरेसी का मीनिंग तो बिल्कुल बदल जाता है। जैसे पहली दफ़ा जब एक वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो उसका यह जो कहना हुआ वो पूरे चर्च के खिलाफ चला गया। तो उस समय माना गया कि दिस साइंटिस्ट हैज़ कमिटेड अ हेरेसी। तो हेरेसी का मतलब होता है कि व्हेन यू से समथिंग अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड बिलीफ, उसको हम कहते हैं हेरेसी। अब हम थोड़े कुछ ऐसे शब्दों को लेते हैं। सो वी वेयर एट दीज वर्ड्स hearsay and heresy. I think the meaning is clear to you. Now let us take a word fish. Okay, fish means machli, literally. We all know fish means machli. But if you add big before this fish, okay, big fish means important आदमी। बिग गन का मतलब भी होता है इम्पॉर्टेंट आदमी। आप किसी के बड़ाई में कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं कि वो एक VIP आदमी है या वो एक बिग फिश है। लेकिन अगर इसी फिश में आपने कोल्ड लगा दिया तो ये शब्द खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोल्ड फिश। अगर आप किसी के बारे में यह कहना चाहते हैं, ऐसी भावना व्यक्त करना चाहते हैं कि बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर दिल, बहुत ही हृदय शून्य इंसान है, उसके पास कोई फीलिंग नहीं है, अनफीलिंग है, कोल्ड है, तो वैसे आदमी को आप कह सकते हैं कोल्ड फिश। तो कोल्ड फिश कहना किसी को, वो उसकी शिकायत है, माना जाता है कि वो आदमी स्टोन हार्टेड है।
अब हम अगले सेशन में कुछ वैसे शब्दों को देखेंगे जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ केवल हिंट दे रहा हूँ। जैसे हम देखेंगे कि कुछ शब्दों को याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है बच्चों को। टुमारो, तो हम टुमारो को ऐसे देखें, दो पार्ट में बांटकर, टॉम एंड जेरी, क्योंकि कहाँ डबल आर होगा और कहाँ एम केवल होगा, यही दिक्कत आती है टुमारो लिखने में। कभी कभी हम डबल एम कर देते हैं, कभी सिंगल आर, कभी दोनों में डबल कर देते हैं। तो इसको अगर याद रखना होगा तो टॉम में सिंगल एम होता है और जेरी, टॉम एंड जेरी आपने कार्टून भी देखा होगा, जेरी में डबल आर होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे अपने फ्यूचर सेशन में कि हम कुछ वैसे वर्ड्स को कैसे ठीक से याद करें। फिर हम सीखेंगे उसी में कि स्टेशनरी और स्टेशनरी के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं सोच रहा हूँ, आई होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज़ लेट मी नो and give your valuable feedbacks, and please do subscribe to my channel. Okay, thank you.